स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। अगर आज आप इस सेशन में आए हैं, इसका मतलब है कि आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। एंड अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है टू टेक एक्शन। वो आपने ले लिया है, अब बाकी चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कुलदीप साहू, छत्तीसगढ़ फार्मेसी रैंक 1 पीएटी रैंक 10 नीट ऑल इंडिया रैंक 6,999 होल्डर लेकर आए हूँ आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त सेशन, जहां पर आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज आप इस सेशन से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आज इस सेशन में हमारे साथ होंगे छत्तीसगढ़ फार्मेसी टॉपर रैंक होल्डर चंद्रकांत यदु, जिन्होंने छत्तीसगढ़ फार्मेसी में रैंक 19 लाकर एक मुकाम हासिल किया है। और आज वो हमारे बीच में अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। वो बताएंगे उन्होंने किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे वो एक ड्रॉपर से टॉपर बन गए, कैसे वो एक फेलियर से सक्सेस का मुकाम हासिल किया। तो चलिए मुलाकात करते हैं छत्तीसगढ़ टॉपर रैंक 19 चंद्रकांत यदु से। हेलो चंद्रकांत, वेलकम टू द शो। आज इस YouTube चैनल के अंदर में ये पहला सेशन होगा और ऐसा हमने इस चैनल के अंदर पहले कभी नहीं किया है। तो आज का ये चैनल मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है और आई होप कि यार इतने दूर से आए तो इनको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए और पहला शो होने वाला है, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यार आप अब पहले अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि 10th 11th 12th में आप कैसे थे, एकेडमिक वाइज कैसे परफॉर्मेंस रहा? 10th तक के मेरा पढ़ाई अच्छा चल रहा था, लेकिन वही 11th 12th के बाद थोड़ा 11th 12th में प्रॉब्लम हुआ था मेरे को। 11th 12th में मैं इतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाया था पढ़ाई में। हाँ। और इसी कारण मेरे को आगे थोड़ा प्रॉब्लम हुए। पर मेरा ड्रॉप ईयर जो था उसमें बहुत मेहनत किया था मैं। पहले ड्रॉप में हाँ। मैं हाँ। मतलब कोचिंग वगैरह नहीं किया था, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम था, ऑनलाइन ही पढ़ाई किया था। तो ऑनलाइन में जितना हो पाया उतना किया था मैं। पर ऑनलाइन में वही थोड़ा इंटरेक्शन वगैरह टीचर लोग से नहीं हो पाया, डाउट क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण इतना अच्छा मेरे को आउटकम नहीं मिल पाया उसका। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं अगला ड्रॉप लिया था तो उसमें जब कोविड थोड़ा शांत हो गया था, उस समय ये ड्रॉप लिया था मैं, तो ऑफलाइन चालू हो गया था। तो ऑफलाइन में प्रिपरेशन करने पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा उसका। ऑफलाइन में सारे डाउट वगैरह प्रॉपर क्लियर भी हो जा रहे थे और कुछ टीचर वगैरह से डिस्कशन होता था, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहता था। जब मैं कंपटीशन आपस में देखता था, लोगों को देखता था, तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए थे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यार ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना बड़ा फर्क आ सकता है रिजल्ट के तौर पे, जैसा कि आज ये भी है। तो ऑफलाइन क्लासेस करने के बाद ही इनका एक इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो वैसे आप बताओ कि जैसे इनका पहला ड्रॉप रहा, सेकंड ड्रॉप रहा, उसके बाद इन्होंने परफॉर्म किया। 11th और 12th में इनका उतना एकेडमिक वाइज उतना अच्छा गट्स नहीं था। तो आपको ये समझना है कि इन्होंने 2 साल दिया है ना, कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है। तो इनसे बात करते हैं। चंद्रकांत, ये बताइए कि फार्मेसी का एग्जाम जो आपने दिया, पीपीएचडी में आपने छत्तीसगढ़ में 19 रैंक हासिल की। तो फार्मेसी एग्जाम देने का आइडिया क्या कहाँ से आया? क्या आपने ड्रॉप जो लिया वो सिर्फ फार्मेसी के लिए लिया था या फिर और भी कोई प्लान चल रहा था आपका? नहीं, मेरा मेन एम तो नीट ही था। अच्छा। लेकिन मैं प्रिपरेशन के लिए थोड़ा मॉक टेस्ट की जैसे ये फार्मेसी का एग्ज़ाम दिया था, ताकि थोड़ा आइडिया रहे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कैसा रहता है माहौल वगैरह, उसके लिए दिया था मैं बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठो तो वहाँ पे आपके आसपास में इतने सारे लोग होते हैं, उसका प्रेशर जो होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। इसलिए चंद्रकांत ने ये एग्जाम को एक मॉक की तरह दिया था और उसको लिटरली फाइनली जब इनका जो मेन एम था उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। यार चंद्रकांत, आपने एग्जाम दिया, 19 रैंक हासिल की, आपने नीट का भी एग्जाम दिया इस साल, उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी काउंसलिंग के बाद आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे, कि आपने सब्जेक्ट्स जो आपका मेजर सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो एक एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे किस तरीके से आपने किया। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, पहले ये बता दीजिए। मेरा तो स्टार्टिंग से ही बायो ही फेवरेट रहा है, क्योंकि बायो में 11th से ही ध्यान दे के पढ़ा हूँ। 11th 12th में मैं बायो में बहुत ध्यान दिया था। इसी कारण मेरा बायो में रिजल्ट भी हमेशा अच्छा रहा। मेरे को ड्रॉप ईयर में ज़्यादा बायो पे मेहनत नहीं करना पड़ा था। मेरा पहले ही दूसरे ही अटेम्प्ट में मेरा बायो में 320 बन गया था मेरा। बायो में मेरे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ओके, तो जब इनको बायोलॉजी ज़्यादा पसंद है तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अब बायोलॉजी में किस तरीके से अपने अप्रोच रखा, किस तरीके से आप बायो को पढ़े, शुरू से बताओ।
कि आप 12th के बाद जब आपका फर्स्ट ड्रॉप आया वहाँ से लेकर एंड इस साल जब आपने परफॉर्म किया कि क्या स्ट्रेटेजी रही बायो को पढ़ने की? बायो में वैसे तो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है बायो के लिए, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिसको एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस या फिर कहीं से एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी यानी क्लियर नहीं समझ सकते। तो वो सब चैप्टर्स के लिए आप एक्सटर्नल हेल्प लें। और बाकी तो फिलहाल एनसीईआरटी इनफ है उसके लिए, बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत है, इनफ है। जितना ज़्यादा रिपीटिशन दे एनसीईआरटी का उतना ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि यार बायोलॉजी को पढ़ने के लिए ना पहले एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक लेवल पर आपको समझ होनी चाहिए कि बायोलॉजी असल में ये सब्जेक्ट क्यों है, क्यों बना है। वो चीज़ ना आपको टीचर के साथ इंटरेक्ट करके ही समझ में आता है। शुरू में आप एक बच्चे होते हो, एक किड होते हो, जब आप 11th में एंटर करते हो तो पहले पेरेंट की जरूरत है, पेरेंट होता है टीचर। तो जब तक वो टीचर स्टूडेंट को गाइड नहीं करता, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करता, तब तक आप सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर सकते। तो इनका कहना ये है कि एक्सटर्नल हेल्प का मतलब आप टीचर की हेल्प लो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी पढ़ना चाहो ये आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट आपको पहला एक हेल्प लेना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। देन फिर फर्दर तो आपको बुक का रेफरेंस लेना चाहिए, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो या फार्मेसी के लिए जो अपने छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी सारी बुक्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। चंद्रकांत, आप जो कि बायो के अंदर में होता ही है कि काफ़ी सारी याद करने के पोर्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको कैसे रिटेन करते थे, क्या आपका मेथड होता था? बायो की बहुत सारी चीज़ें तो मतलब बार बार रिवीजन से ही याद रह जाते थे, लेकिन अगर कुछ चीज़ें जो याद करने के लिए मुश्किल है, उसको आप जो चीज़ बार बार भूल रहे हो उसका आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब वॉल में कहीं पे लगा दो उस फ्लैश कार्ड को, और जब भी रात को या फिर सुबह जब भी खाली टाइम रहे उसको एक बार रीडिंग दे देना। और उसको अगर जब आप एक हफ्ते तक कंटिन्यू रखेंगे तो आपको एक हफ्ते बाद ही उसका रिजल्ट दिख जाएगा। यार चंद्रकांत, अक्सर ड्रॉपर्स का ये सवाल होता है कि बायोलॉजी के अंदर अपन नोट्स बनाएं या फिर जो हमारे पास बुक्स होती है, कुछ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ का प्रकाशन फॉलो करते हैं, तो नोट्स बनाना चाहिए या फिर बुक्स रीडिंग से काम चल जाएगा, क्या कहते हैं उस बारे में? बेटर यही होगा कि आप हर चीज़ को नोट करें जो पढ़ रहे हैं, और अपने लैंग्वेज में करें, क्योंकि अपना लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहता है और लॉन्ग टाइम तक के रहता है। अगर आप बुकिश लैंग्वेज याद करते हैं तो बहुत जल्दी निकलने के चांसेस है उसके दिमाग से। तो आप कोशिश करें नोट्स बनाएं, और जितने भी बुक्स पढ़ते हैं उसको एक जगह कंबाइन करके रखें। यस, 2-3 बुक इधर उधर करने से बहुत कुछ निकल जाता है दिमाग से। कोशिश करें कि सबको एक जगह इकट्ठे कर सकें और एक ही नोट्स बनाए 2-3 नोट्स अलग अलग ना बनाए। ये चंद्रकांत, आपने प्रिपरेशन के टाइम में ये भी फेस किया होगा कि बायो के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील किया आपने? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस वैसे बार बार जब बुक को पलटाएंगे तो आपके दिमाग में एक जगह फिट हो ही जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बार बार रिवीजन देते हैं बुक का तो वो अपने आप आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ, अगर जो इन्होंने कहा उसी को मैं एक्सटेंड करूंगा। डायग्राम को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो बुक आप यूज़ करते हो उसी बुक में जो डायग्राम दिया है उसको ध्यान से देखो। सिर्फ जब आप डायग्राम देख रहे हो पूरा फोकस डायग्राम पे रखो, एक एक लेबलिंग को चेक करो, है ना, कहाँ पे क्या है उसको रिवीजन मारते रहो, देखते रहो, दैट्स इट। और इसको मल्टीपल टाइम करना। जब आप बुक खोलो एक बार डायग्राम को देखो, लेबलिंग को देखते चलो, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद होंगी। जब आपका मेन एग्जाम में अगर सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, ऑटोमेटिकली आता है यार। ऐसा नहीं होगा कि यार आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें क्लिक करती है, वो भी हेल्प करता है ना। बेशक आपको भी एग्जाम में ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं पूछूं तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन एग्जाम के दौरान जब वो चीज़ें फ्लैश करता है ना तो ऑटोमेटिकली हमसे आंसर आता है। तो ये भी चीज़ें होती है ना। बाकी यार चंद्रकांत, आपने बायोलॉजी के अंदर में ये बताया कि जो नोट्स बनाया है ना, तो नोट्स कितना इम्पोर्टेंट था, कैसे रिवीजन किया, और बुक्स जो आपने फॉलो किया, जैसे आपने बताया एनसीईआरटी फॉलो किया, तो नोट्स को और एनसीईआरटी को दोनों को कैसे रिवीजन करते थे? आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, कैसे उसको मेंटेन किया? कोशिश ये करता था मैं, नोट्स जितना शॉर्ट रहे उतना कम टाइम लगेगा उसको पढ़ने से।
और एनसीईआरटी को मैं जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ उतना अच्छा है। ओके। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ता था उतने नए चीज़ मेरे को मिलते थे। हर एक रीडिंग से मैं कुछ ना कुछ नया सीखता था। यस। और उसी नई चीज़ को मैं बार बार नोट्स में इम्प्रूव करते रहता था। और एक जब फाइनल प्रिपरेशन का जब खत्म होने के बाद सिलेबस जब पूरा खत्म हो जाता है तो यही नोट्स बहुत मदद करता है। आपको पूरा बुक नहीं पलटाना पड़ेगा, कुछ कॉपी के पेजेस पलटाने से पूरे बुक पूरे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, तो टाइम बहुत कम लगता है। ये एंड के लिए बहुत अच्छा है। यस, चंद्रकांत ने बहुत अच्छी बात कही। जो शॉर्ट नोट का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे अंदर ये भी था, और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आती है कि बायो के अंदर में जो मॉर्फोलॉजी का पोर्शन है, एनाटॉमी का पोर्शन है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। उन एग्जाम्पल को याद कैसे रखें? एट ए टाइम तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम याद कर लेते हैं, बट लॉन्ग टाइम याद नहीं हो पाता। कैसे डील करें उसको, आप बताएं। ये वैसे बार बार रिवीजन करने से, कुछ टेस्ट वगैरह देने से ये सब दिमाग में बैठ जाता है। एग्जाम में अपने आप आपको ऑप्शन देख के याद आ जाता है। लेकिन तब भी अगर कुछ चीज़ भूल रहे हो तो आप इसको फ्लैश कार्ड बना के याद रख सकते हो, या एक मिस्टेक कॉपी बना के उसको बार बार देखने से ये अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बोलूँगा, फ्लैश कार्ड और आपका मिस्टेक कॉपी, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात आप उसको याद रखें। फ्लैश कार्ड बनाना ज़रूरी है, और आपको जो इन्होंने कहा वो बहुत ज़रूरी है। देखो फ्लैश कार्ड कैसे बनाना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो, है ना। बाकी फर्दर अपन बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ में। केमिस्ट्री को अपन 3 पार्ट में डिसाइड करेंगे, अपना फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सबसे पहले हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। इनऑर्गेनिक की क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? लोग इनऑर्गेनिक को बस याद करने का है, बहुत एक्सेप्शन है, ये सब के कारण लोग इससे डरते हैं। पर मैं ये बोलूँगा, अगर इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको सबसे पहले ये 3 चैप्टर को ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन और एक केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके ये 3 चैप्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो आगे आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। बाकी फिर कोई क्वेश्चंस हार्ड नहीं लगेंगे। अगर ये 3 चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये एसपी ब्लॉक वगैरह बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई उसमें प्रॉब्लम आते हैं तो आप बार बार रिपीटिशन दे के, टेस्ट वगैरह दे के उसको आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो 3 चैप्टर का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ध्यान रखो, पीरियोडिसिटी ध्यान रखो, केमिकल बॉन्डिंग ध्यान रखो। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हैं तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बाकी जो बच्चा पोर्शन है उसके सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं 3 चैप्टर में बने हुए हैं ना। तो ये 3 चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ये बहुत अच्छी एडवाइस है ना। फर्दर अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। जैसे आपने प्रिपेयर किया तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा याद करने का है ना। एग्जाम में हम बैठते हैं और एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन गलत होता है वो याद करने वाला पोर्शन होता है, हम भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को कैसे डील करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे? वैसे अगर ये याद करने वाला पार्ट तो रिपीटिशन से सॉल्व हो जाएगा। मतलब बार बार जब आप इस चीज़ों को देखोगे तो ये एक तरह से दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा और क्वेश्चन देखने पे याद आ ही जाएगा। लेकिन अगर तब भी कुछ टॉपिक जैसे रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, कई बार ऐसा होता है वो याद नहीं आता, तो इनका आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का फ्लैश कार्ड मैं भी बनाया था, क्योंकि वो चीज़ निकल ही जाता है दिमाग से। तो उसका फ्लैश कार्ड बना के जब भी खाली रहे उसको बार बार, कम से कम दिन में 2 बार उसको पढ़ लें। वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अगेन ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो पोर्शन आप भूलते हो, जहाँ पे आप एग्जाम में गलती करके आ रहे हो, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपसे क्वेश्चन नहीं बने जस्ट बिकॉज आप भूल गए, उस पोर्शन, उस टॉपिक को आप घर में आके वापस से पढ़ो, उसको फ्लैश कार्ड में नोट करो और वॉल में पेस्ट कर लो। बेस्ट थिंग यही होता है कि जो आप बोल रहे हो उसको लिख लो, उसको बार बार देखते रहो, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा इससे, है ना। बाकी अपन बात करते हैं यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में एक और बड़ा परेशानी होता है रिएक्शन को लेकर, है ना। रिएक्शन कैसे याद करें? एक समस्या आती है कि क्लास में जो नोट्स लिखाया जा रहा है वो थोड़ा बाहर का होता है, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर सवाल आता है वो एनसीईआरटी के बुक से या फिर मतलब लाइन टू लाइन पिकअप करता है। तो उस चीज को कैसे करना चाहिए, जो हम इस फॉर्मेट को कैसे कैचअप करें, कैसे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ें, इस चीज में थोड़ा बताएं। ये वैसे जनरली जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं वो सारे रिएक्शन एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी के रिएक्शन पे ही ज़्यादा फोकस रखें। और अगर कहीं कोचिंग से या फिर ऑनलाइन से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको भी साथ में रखें, लेकिन ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी के ही रिएक्शंस पे रखें,
क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे एनसीईआरटी के अंदर से ही आए हैं। वैसे कोई बाहर से क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी जितना अच्छा आप प्रिपरेशन रखें उतना अच्छा है। यस, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत अच्छा बात का कि यार तुमको शॉर्ट नोट और फ्लैश कार्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको लिखना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ, अक्सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में ना रेडॉक्स का इस्तेमाल होता है, तो कोशिश करें कि उसका ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन दिया होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर पकड़ ले, और ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से कोशिश करें उसको बनाने की। एसिड बेस रिएक्शन क्लास 10 में आपने पढ़ा होता है, एसिड बेस रिएक्शन से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा तरीका ढूंढ ले कि वो रिएक्शन आसान हो जाए। और अगर फिर भी आप उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बेस्ट थिंग जो इन्होंने कहा, फ्लैश कार्ड बना लो। फ्लैश कार्ड बनाना बहुत आसान है। अगेन मैं कहूंगा फ्लैश कार्ड जो वाले जो वीडियोस मैंने बना रखा है उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात किया, फर्दर अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? ऑर्गेनिक वैसे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, और आपको अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब आप जीओसी पहले पढ़ें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बाकी चैप्टर्स आसानी से डील कर सकते हैं। बाकी चैप्टर्स में बस कुछ मैकेनिज्म्स याद रखने हैं और बाकी रिएक्शन वगैरह अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा आपको फोकस जीओसी को समझने में देना है, ज़्यादा प्रैक्टिस देना है जीओसी के लिए। बाकी फिर आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। यस, बिल्कुल सही बात का। असल में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि बाकी बाकी पोर्शन एक तरफ और जीओसी का पोर्शन एक तरफ। इस पोर्शन को मैं कहूंगा आपको 1.5-2 महीने भी देने हैं तो दे दो। जीओसी को अकेले करने के लिए पूरी एक किताब भरनी है तो भर दो। जीओसी इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी अगर नहीं होगा तो आप फर्दर क्वेश्चंस लगा नहीं सकते। जीओसी के अंदर सब चीज इंक्लूडेड है यार। आप नॉमेनक्लेचर यहीं पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म यहीं पढ़ने वाले हो, अब रिएक्शन मैकेनिज्म यहीं पढ़ने वाले हो। फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे आप एल्डिहाइड पढ़ोगे, हेलोएल्केन हेलोइरिन पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे, यही सब चीजें तो पढ़नी है वापस से। तो इतना लंबा पढ़ने से अच्छा एक बार जीओसी पूरा पढ़ लो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से आ जाएगा, है ना। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बड़ी समस्या होती है कि यार रिएक्शन समझ में नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्शन लिखी हुई है, हम प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि रिएक्शन समझ ही नहीं आता, हम करें क्या, तो उस चीज को कैसे डील किया? आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत आया था, क्योंकि ये चीजें तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप अच्छे से मैकेनिज्म समझ जाएंगे। आप अगर मैकेनिज्म अच्छे से जानते हैं तो रिएक्शन में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके लिए आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक्सटर्नल चीजें ही हेल्प कर सकते हैं। कोई टीचर ही इसको अच्छे से समझा सकता है। तो आप इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको बेटर लगे उसका मदद ले ही सकते हैं। टीचर बहुत जरूरी है इस पार्ट के लिए। बेसिकली आपको करना ये है कि रिएक्शन मैकेनिज्म डू नॉट स्किप इट। अब हर अक्सर ऐसा होता है कि यार जीओसी में रिएक्शन मैकेनिज्म का बड़े बड़े पोर्शन को बच्चा स्किप कर देता है ना। उसको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे ये सब कहाँ। हाँ, मानता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, बीएससी एमएससी लेवल तक का नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन में अप्रोच लग जाए। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन की पूरी पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म आए, क्वेश्चन का अप्रोच लग जाए, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा, बेसिकली मैं खुद एग्जाम दिया हूं तो मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म में जनरली होगा क्या, आपके पास 2 सबस्ट्रेट होगा, 3 सबस्ट्रेट होगा। आप कोशिश करो एक शॉर्ट ट्रिक बनाने का कि यार मैंने इसका बॉन्ड तोड़ा, इसके बॉन्ड को उसमें जोड़ दिया, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा और एक शॉर्टकट बना लो कि 1-2 स्टेप में आप रिएक्शन को कर सको। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार वो ट्रिक जान लिया तो यार आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये भी एक बार कर सकते हैं कि आपने 1-2 स्टेप का अपना बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड को जोड़ने वाला एक छोटा सा ट्रिक बना दिया। इट इज लाइक कि ये एप्लीकेबल है और ये बहुत ज्यादा प्रूवन है ना। मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं ना, मैंने भी देखा है कि वो ये करते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको कर सकते हो। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में एक ये समस्या आती है कि ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर एसिड ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, अक्सर ये होता है कि वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं जस्ट बिकॉज कभी रेजोनेंस में प्रॉब्लम आ गया, हाइपर, ये सब चीजें डील कैसे करते हो? आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ये सब अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में लगता है कि ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये सब बहुत छोटे लगेंगे। और अगर फिर भी कुछ चीजों में अगर फंसते हो, जो चीज जैसे ऑर्डर है वो याद नहीं हो रहा है, तो आप फ्लैश कार्ड, सबसे बेस्ट तरीका वही है, ये चीजों का आप फ्लैश कार्ड बना लें। यस, है ना। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, मैं यहीं पे एक मेरे अंदर भी सवाल आया कि यार
फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे ये कुलदीप ने बताया कि बॉन्ड ये सब कैसे टूटता है, कैसे जुड़ता है, ये सब चीज़ आपको अगर समझना है तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे नए चीज़ों को, उतना आसानी से ये सब चीज़ें आप समझ पाएंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको नए नए अपने ही तरीके मिलेंगे कुछ सॉल्व करने के, नए अच्छे तरीके से आप समझने लगोगे क्वेश्चंस को। कहने का मतलब ये है कि आपको हर पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पे 2 क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन के छोड़ दिया। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने इन टर्म्स ऑफ टाइप, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपको 10 बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स जो कहा, असल में शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होगा। एक साथ एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे ही होगा, इसको समय लगता है। जैसे चंद्रकांत ने भी कहा कि बार वो 2 साल का ड्रॉपर था, है ना, 2 साल इन्होंने ड्रॉप किया आफ्टर 12th, है ना, तो समय लगता है, ठीक है ना। बाकी अपन ऑर्गेनिक को यहीं पे एंड करते हैं, और भी क्वेश्चंस लेंगे। अपन चलते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने कैसे अप्रोच किया था? फिजिकल वैसे लोग टफ बोलते हैं क्योंकि ये एक तरह से फिजिक्स के जैसा ही होता है। लोग इसके फॉर्मूले बस याद करके सोचते हैं कि चैप्टर बन जाएगा, पर मैं इसके लिए कहूंगा कि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसके आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हैं तो फॉर्मूले वैसे इतना मुश्किल चीज नहीं है फॉर्मूले याद करना। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं तो आप अपने आप डेराइव भी करने लगेंगे। कोशिश यही रखना चाहिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और क्वेश्चन आप समझने लगोगे। अगर आप क्वेश्चन समझने लगोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद करने का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे एक बच्चे ने पूछा था, है ना, तो उनका कहना था कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में लॉगरिथम के बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लॉग लॉग लॉग, बहुत सारा लॉग रहता है, तो लॉग को कैसे डील करते थे आप? लॉग ये सब तो बेसिक मैथ से इम्प्रूव हो जाएगा। मैं ये कहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री चालू करने से पहले कुछ क्लासेस बेसिक मैथ्स के कर लें, क्योंकि बेसिक मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये बेसिक मैथ्स क्लियर है तो आपको ये सब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक और हिस्सा आता है जहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि एग्जाम में आता है, क्या बोलेंगे उसके लिए? आप फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जितना बार सॉल्व करेंगे, जितने बार देखेंगे, जितने बार उसको पढ़ेंगे, वो उतना ज्यादा टाइम तक के आपके दिमाग में रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं और वो क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में जैसे गलत हो जाता है, उस चीज को आप एक मिस्टेक कॉपी बना के रखें और उसमें लिखें, और ये मिस्टेक कॉपी को बार बार पढ़ें, तो ये गलतियां धीरे धीरे कम होने लगेंगे और ये फैक्ट वाले प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होंगे फिर। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मिस्टेक कॉपी, है ना। मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मिस्टेक कॉपी कब से बनाना शुरू किया था, क्या टाइम था? मैं स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाया था। पहले मैं सिंपल हर चीजों को एक जगह में बस लिख लेता था। अच्छा। मतलब मैं पहले टॉपिक वाइज काम करता था, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता था, मैं बस टॉपिक लिखता था। मेरे ये टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक पे काम करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरा सिलेबस खत्म हो गया, जब मैं फुल सिलेबस चालू कर दिया, उसके बाद मैं एक प्रॉपर मिस्टेक कॉपी बनाने लगा जिसमें मैं ये क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखता था। अच्छा। अपने सिंपल वर्ड्स में, ताकि ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा मिस्टेक ना हो। और इसको मैं बार बार जब पढ़ता था तो वैसे ये धीरे धीरे मिस्टेक के नंबर कम होते गए। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप मिस्टेक कॉपी बना तो एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना है, आपने उस क्वेश्चन जो गलती आपने की वहां पे उस गलतियों को लिखना है कि ये पोर्शन, अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में से आपने 80% आपने सॉल्व कर लिया, 20% वॉइड रह गया, तो उस 20% को आप लिखो और उस 20% को मिस्टेक कॉपी में रखो, उसको रिवीजन करो। बेसिकली इनका कहने का यही मतलब है ना। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में खैर हमने मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर ली है ना। अपन चलते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे आपने कैसी स्ट्रेटेजी रखी थी, आप बताएं। फिजिक्स लोगों को टफ लगता है, क्योंकि सब इसको बस फॉर्मूला ही समझते हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने के हैं और उससे सॉल्व नहीं होता। फिजिक्स वो भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप फिजिक्स जितना अच्छे से समझेंगे, ये सब क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप अच्छे से समझ गए तो आपको एग्जाम में फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप डेरिवेशन को अगर अच्छे से समझते हैं तो आप फॉर्मूले पे कभी नहीं अटकोगे। अगर आप फॉर्मूला याद करने जाते हो तो ज्यादा टाइम तक के आप ये फॉर्मूलों को याद नहीं रख सकते। ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप
अच्छे से समझ जाते हैं, डेरिवेशन को अपने कोई ढंग से जमा लेते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी तरीके से अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो ये सब फॉर्मूले याद करने ही नहीं पड़ेंगे। यस। और मैं ऐसा बहुत लोगों को देखा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन के बारे में ना सोच के उन लोग फॉर्मूले ही सोचते रहते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है, ये बहुत गलत तरीका है सॉल्व करने का। इससे आपका टाइम भी एक्स्ट्रा जाता है और इससे आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी नहीं पाता। तो मैं कहूँगा कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ये सब चीज़ें सोचें। आप अगर क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करें उसको दूसरी बार भी अच्छे से पढ़ें। लेकिन आप जब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको अपने आप आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। यस, इन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि यार जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगाओ, क्वेश्चन को समझने में समय लगाओ। इस बात में समय व्यर्थ मत करो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में चल रहा है यार इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, यार ये कौन से चैप्टर का है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा टॉपिक। ये नहीं करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो और ये देखो कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में चक्का चल रहा है तो क्वेश्चन में सिर्फ चक्का चलाओ। ये मत करो कि तुमने रोटेशन के चैप्टर में चले गए। अगर क्वेश्चन में बॉल उछला है तो तुम बॉल को उछालो। ये मत सोचो कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है कि 1D का क्वेश्चन है। ये नहीं करना है। क्वेश्चन को समझो, देन उसके में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने लोग जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम हुआ है उन सब के साथ ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में ही चलता है भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है ना। बाकी अपन फिजिक्स के अंदर में आगे बढ़ते हैं। यार फिजिक्स में जैसे कि थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है और क्वेश्चन भी है, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक मेजर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बल्कि है। बहुत सारे थ्योरी भी बहुत है, कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत लगता है। तो आप इन तीनों चीजों को कैसे मेंटेन करके चलें? थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप अपने जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उसमें अगर ध्यान से देखते हैं, उस चीज़ों को ध्यान से समझते हैं तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा दोबारा। ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवीजन देना पड़ेगा, पर आप उसको समझ जाएंगे एक बार में। फिर बाकी जो बचे टाइम है आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हैं, डेरिवेशन समझने में लगा सकते हैं। पर आप अगर क्लास में पूरी फोकस से बैठते हो तो आपको ये सब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा कि आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन ये सब चीज को अलग अलग मत लो, ये सब एक साथ होते हैं। आप क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हो, सर को आपके फैकल्टीज जो है वो कोई आपको समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर आपको बेस डेवलप कर रहे हैं। आप घर जाके क्वेश्चन कर लिए, तीनों चीजें कवर हो गई, आपको अलग नहीं करना, ये सब एक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर में एक समस्या ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या, एक बार फिर से आप उसको बता दें। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात करते हैं तो आप पहले क्लास में उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप दूसरा चैप्टर पढ़ के यहाँ दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं तो वो एफिशिएंसी नहीं मिल पाता। लेकिन वही टॉपिक को जो पढ़ रहे हो उसका साथ साथ घर में क्वेश्चन करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन को साथ साथ बनाते रहें और पर टॉपिक लगभग 200 क्वेश्चन बनाएं। और कोशिश करें कि ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा कुछ क्वेश्चन फिक्स रखें, जैसे पर चैप्टर मिनिमम 200 to 250 और उसी क्वेश्चंस को बार बार बनाएं। नए क्वेश्चंस नए बुक मत उठाएं, एक ही सिंगल बुक पकड़ें और उसको बार बार लगाएं। जितना ज़्यादा रिपीटिशन देंगे, कोशिश करें वैरायटी ज्यादा रखें, क्वेश्चन ज्यादा नहीं रखें। जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आप अभी फेस कर लेंगे उतना आपको एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा और उसको बार बार रिपीटिशन देंगे तो आपका ये बहुत आखिरी तक के याद रहेगा। यस, इन्होंने देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यार आपको जो पर टॉपिक पर चैप्टर जो होता है, पर चैप्टर में 200 क्वेश्चन लगाने, अप्रॉक्स 200-250 क्वेश्चन लगाओ और 200-250 क्वेश्चन को ऐसे लगाओ ना कि आपको फिर उसे मार्किंग करो कि ये मुझसे नहीं बना, ये मुझसे बन रहा है, ये मैंने ज्यादा समय दे दिया, मार्किंग करते चलो, उसको सेकेंड टाइम रिपीटिशन मारो। बेसिकली आपसे इतना कहेंगे, आप 200-250 क्वेश्चन एक बुक से लगाओ, 10 बुक में घूमने की जरूरत नहीं है। एक बुक से 200-250 क्वेश्चन सेलेक्ट करो, पूरा लगा डालो, उसको 2 से 3 बार रिवीजन करो एंड दैट्स इट यार,
है ना? फिजिक्स के अंदर में एक और ये समस्या होती है कि यार जब हम मॉक टेस्ट के टाइम में जब क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन टफ आया, है ना? हम एकदम घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाता है, अब क्या हो रहा है? दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखा, सेम प्रॉब्लम, हमको फिर लगता है कि यार अब शायद अब एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। थर्ड क्वेश्चन आया, फिर टफ आया। तो ये चीज़ क्या आपके साथ भी कभी हुआ? इस चीज़ को कैसे डील किया? थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये प्रॉब्लम जनरली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और फिजिक्स जनरली यही दिमाग से ही खेलने का चीज़ है। फिजिक्स हमेशा एग्जामिनर हमेशा ये चीज़ करता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ देता ही है, और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में फंस जाते हैं। उनको आता है अच्छे से, आगे के क्वेश्चन उनके लिए बहुत आसान होते हैं, पर वो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में आगे के आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार में मत करें टेस्ट को, 2-3 बार में बांट के करें। मैं वैसे 2 राउंड में करता था। आप पहले आसान क्वेश्चन को करें, और हार्ड जो क्वेश्चन पहली बार में क्लिक नहीं करता उसको स्किप करते चले। उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बस रीडिंग करें, अगर क्लिक नहीं करता तो छोड़ो और आगे बढ़ो। और दूसरे क्वेश्चन पे भी यही चीज करें, और अगर वो पहली बार में बन जा रहा है तो उसको तुरंत टिक करें, और ऐसे ही करते हुए पहले एक आसान से क्वेश्चन छांट लें, और फिर बाकी अपने आप हार्ड क्वेश्चन भी धीरे से बनने लगेंगे। यस, ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूँ जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा, और याद रखना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको फॉलो जरूर करना है। यार सुनते तो सब है ना? इम्पोर्टेंट होता है एक्शन लेना, तो आपको एक्शन लेना है। बाकी हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर में, जैसा अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन तब भी बना लेते हैं, परेशानी आती है कि यार जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, जब फिजिक्स के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन थ्योरेटिकल हो, उस समय बच्चा जो है ना गलती बहुत मतलब एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप क्या बोलेंगे उन क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरी बेस्ड होते हैं? अगर आप अपने टीचर से पढ़ते हैं तो अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, थ्योरी पार्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उन चीजों को, तो आपको ये सब प्रॉब्लम वैसे एग्जाम में फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर फिर भी क्लास में वो डाउट रह जाता है, कुछ चीजें नहीं समझ आती, तो आप टीचर से डिस्कस करके वो चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और फिर भी मेरा एक सजेशन रहेगा, आप एग्जाम से पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट हैं जो एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अगर उन चीजों को अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में ये थ्योरी में आप नहीं अटकेंगे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्लास 12 के पोर्शन में थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, 11 में थ्योरी पोर्शन कम होता है। तो कोशिश करो कि 12 के पोर्शन की जो एनसीईआरटी है या आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको पढ़ो, उसके थ्योरीज को मैं ये कहूंगा कि उसको थ्योरीज में जो जो पोर्शन इंपॉर्टेंट लग रहा है ना उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते चलो, थ्योरी पोर्शन को लिखते हुए चलो। लाइक कभी पूछ ले कि यार इनिशियल फ्रेम नॉन इनिशियल फ्रेम कैसा होता है, एक्सीलरेशन के बारे में पूछ दिया, ये सब चीज को आप नोट करते हुए चलो, तब आप जो है एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले भी आप थ्योरी को रिवीजन कर पाओगे, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। ठीक है ना? यहाँ तक हमने फिजिक्स का पूरा डिस्कशन किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन को सब्जेक्ट वाइज कवर किया। अब हम थोड़ा चलते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। यार आपने एग्जाम के जो मेन एग्जाम दिया फार्मेसी का, उस समय एग्जाम कैसा, फिर क्या एग्जाम देने की क्या स्ट्रेटेजी रही, आप बताएं थोड़ा। मॉक टेस्ट वैसे आपको देना तो स्टार्टिंग से ही चाहिए, आप आखिरी तक के ऐसे नहीं बैठ सकते कि जब पूरा सिलेबस हो जाए तब मॉक टेस्ट दें। मैं ये कहूँगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पार्ट सिलेबस साथ साथ एक एक हफ्ते में देते रहें। पार्ट सिलेबस टेस्ट देने से आपका एक कंसिस्टेंसी रहता है, एक प्रेशर रहता है कि आपको इतना सिलेबस इतने टाइम में करना है, तो इससे आप पीछे नहीं होंगे। और इससे आपको अपने मिस्टेक समझ में आते हैं, आपको ये समझ में आता है कि आप किस पार्ट पे वीक हैं, किस पे आपको ध्यान देना है। तो आप सिलेबस खत्म होते तक की ये पार्ट टेस्ट कंटिन्यू करें, हर हफ्ते देते रहें। और जैसे ही सिलेबस खत्म हो जाए आप फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, ये सब टेस्ट चालू करें। और जैसे ही एग्जाम पास में हो, जैसे एग्जाम है, मेन जो एग्जाम है उसके 1-2 महीने ले लो, आप बस फुल सिलेबस टेस्ट दें, और उस फुल सिलेबस टेस्ट से जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी मिस्टेक हैं सबको निकाल लें, और उस टॉपिक को बार बार रिविजन दें, और उतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। और फिर आपका देखना बहुत तेज़ी से मार्क्स बढ़ने लगेगा। यस, देखो मॉक टेस्ट इन्होंने बहुत सही बात कही, आपको इस चीज को फॉलो करना है। मॉक टेस्ट देते वक्त एक समस्या ये आती है, जैसे मॉक टेस्ट दिया, एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में होता क्या है कि आपने क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लगाए, आपके पास पैनिक होने लगता है, एकदम स्ट्रेस आने लगता है, तो उस चीज के लिए आप क्या बोलोगे, क्या सजेस्ट करोगे? आप सबसे पहली बात, ये सब पैनिक वगैरह करने की गलती बिल्कुल मत करना। आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखने का, आप पैनिक नहीं करोगे। और अगर फिर भी नॉलेज के बाद भी आप पैनिक करते हैं तो थोड़ा सुबह मेडिटेट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं भी वैसे मेडिटेट करता था सुबह,
उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलता था। कई बार अगर आपका एग्जाम में कम मार्क्स आ जाता है तो उससे फ्रस्ट्रेट ना हो, आप कोशिश करें उससे इम्प्रूव करने के मार्क्स, पर यस। उस पे यानी उसी के बारे में सोच के डरे मत, क्योंकि ये आपका फाइनल मार्क्स नहीं है, ये इम्प्रूव हो सकता है। तो आप उसको इम्प्रूव करने पे ध्यान दें, ना कि उस मार्क्स को बार बार सोचें। यस। मॉक टेस्ट देते वक्त बच्चों का ये भी सवाल होता है कि यार हम पहले फिजिक्स करें, पहले केमिस्ट्री, पहले बायो करें, तो उस पे क्या कहेंगे? आप कैसे सॉल्व करते थे? पहले बायो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो चीज एक बार जरूर बताएं। ये पैटर्न सब लोगों पे डिपेंड करता है। मैं तो हम्म। ये कहूँगा कि मॉक टेस्ट देते वक्त आप यही एक्सपेरिमेंट करें कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के 5-10 टेस्ट में आप बस एक्सपेरिमेंट करें कि आपके लिए कौन सा सीक्वेंस सबसे सूटेबल है। क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि मैं बायो पहले करता हूँ और आप भी अगर वैसे ही करते चलते हैं, तो ये मैं नहीं बोल सकता कि आप भी उसी में अच्छा करें। मैं ये बोलूँगा कि आप अपने लिए अपना बेस्ट देखें। क्योंकि मॉक टेस्ट बस इसी चीज के लिए होता है ताकि आप अपना बेस्ट निकाल सके और एग्जाम में उसी को फॉलो करें। यस, बिल्कुल सही। देखो, और ये भी होता है कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अपने वो केमिस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि जब फिजिकल केमिस्ट्री का समय चल रहा होगा तो बहुत ज्यादा समय लगता है, हम पैनिक कर जाते हैं यार केमिस्ट्री के लिए कोई 1 घंटे में दे रहे हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, तो हम आधे घंटे में, 15 मिनट में कई बार पेपर सॉल्व कर लें। तो उस चीज के लिए आप क्या बोलोगे? कभी 1 घंटा लगता है, कभी आधे घंटे, तो क्या मतलब आपको डरना चाहिए क्या? उसमें क्या एक प्रोसेस होता है, आप उसमें बताएं थोड़ा। अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम पहले देना चाहिए, पढ़ने पे ज्यादा टाइम दो, आपका अपने आप टेस्ट में टाइम रिड्यूस होते लगेगा। और अगर आप जितना ज्यादा टेस्ट देते रहेंगे, आपका ये जो टाइम है अपने आप सेट होता रहेगा। उस चीज पे पैनिक बिल्कुल ना करें, बस प्रैक्टिस ज्यादा रखें, आपका ये अपने आप मेंटेन हो जाएगा। यस। मॉक टेस्ट में एक और समस्या आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि कई बार ऐसा होता है कि बायो हार्ड आ गया तो बायो में ज्यादा समय चला गया, फिर पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है फिजिक्स बहुत हार्ड है तो बायो केमिस्ट्री को ले लिया, फिजिक्स में रह गए। तो उस चीज के लिए क्या बोलोगे कि ओवरऑल पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इजी हार्ड इस लेवल पे? मैं तो ये कहूंगा कि आप पेपर को एक एक बार में ना करके 2 राउंड में बांट लें। और पहले बार में बस इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद हार्ड पे जाएं, ताकि आप 80% क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आप इजी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाना है। और ये हार्ड क्वेश्चन के कारण आप स्ट्रेस होके पीछे हो जाते हैं। तो आप अगर इजी क्वेश्चन करके पहले सिलेक्शन ले लेते हैं और फिर पूरे अपने एफिशिएंसी के साथ टाइम देके हार्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, तो आपके पास पहला कॉन्फिडेंस का बूस्ट होगा और दूसरा आपके पास टाइम ज्यादा रहेगा, तो आप इस पे भी वर्क करके अपना रैंक भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप 2 पार्ट में करें। और जब अटेम्प्ट करने के लिए करते हैं तो बहुत से बच्चे अपना 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 तरीका बनाते हैं कि पहले ये राउंड मैंने इस बार में ये पहले को पूरा करते हैं, फिर इसके बाद इस राउंड को पूरा खत्म करते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये सेक्शन में ऐसे बांटे मत पेपर को, क्वेश्चन करते ही तुरंत उसको फिल करें। इससे टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक्सपेरिमेंट ये कर चुका हूँ, आप चाहें तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं। टाइम में कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, पर इससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग अगर पूरा करने के लिए जाते हैं तो कई बार एक आध क्वेश्चन छूट जाता है या कुछ चीज गलत मार्क हो जाता है, तो उसके चक्कर में नीचे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा आप थोड़ा सा टाइम दे दें इधर और एक एक क्वेश्चन को पढ़ें और फिर फिल करें, पढ़ें फिर फिल करें, तो आपका बहुत फायदा होता है इससे। यस, बेसिकली इन्होंने एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है, मॉक टेस्ट को 2 अटेम्प्ट में देना है। पहला अटेम्प्ट रखो जहां पर एक फ्लो में आसान क्वेश्चन सब निपटा दो, लंबे क्वेश्चन भी हो रहा चुपचाप पढ़ो, दिमाग में आया फॉर्मूला लगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ये पहला अटेम्प्ट दो। दूसरा अटेम्प्ट दे दो, बहुत टाइम दी, बहुत वाइसली दो, और दूसरा अटेम्प्ट दो उन टफ क्वेश्चन को, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में जो टफ होता है वो भी आसान हो जाता है। तो इन्होंने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। दूसरी चीज यार, ओएमआर फिल करने का तरीका सबका अलग होता है। कुछ लोग फिजिक्स सब्जेक्ट वाइज ओएमआर फिल करते हैं, कुछ लोग बायो केमिस्ट्री को करने के बाद ओएमआर फिल करते हैं, देन फिजिक्स के लिए अलग सा टाइम निकालते हैं। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है ना। हमारा ये रिकमेंडेशन होगा कि यार आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने बारे में जानो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आप कहां पर ज्यादा समय लगा रहे हो, कहां कम समय लगा रहे हो, उसके हिसाब से ओएमआर को फिल करो। बाकी इनका एक बेस्ट एडवाइस ये है कि जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो क्वेश्चन लगाओ, ओएमआर फिल करो एज इट इज, तुरंत लगाओ, आप अलग से टाइम एलोकेट मत करो। क्वेश्चन लगाया, ओएमआर फिल कर दो, दैट्स इट। ठीक है ना। बेसिकली आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि यार कि आप सबको इस चीज से फायदा हुआ होगा, और इन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और
आप सब भी इस चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपर्स के साथ। अगर आप भी किसी को टैग करना चाहते हैं, किसी और टॉपर को यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। फाइनली आप यहाँ तक पहुंच गए, मानना पड़ेगा यार, काबिले तारीफ है, आप में बहुत पेशेंस है यार, आप सच में लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको आज के सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, हमसे कोई सवाल होगा, आप हमें अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब दे रहे होंगे। और यार आज का सेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के सेशन में हम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपर्स को हम इसी चैनल पर लेके आते रहेंगे, तो हमसे आगे भी बने रहिएगा। तब तक के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।